हेलो एवरीवन। सो एक नया सेक्टर, एक नई कंपनी को आज हम डिस्कस करेंगे। ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आपको आ रहा होगा, मैनेज करना पड़ेगा। गुरुद्वारे में एक्चुअली अभी पूजा चल रही है, सो उसी का नॉइज है। तो ये कंपनी है वेरेंडा लर्निंग, एंड सेक्टर आप बोल सकते हो ई लर्निंग सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर। सो वहां से ये बिलोंग करती है। अब ये जो बिजनेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है कि वेरेंडा लर्निंग में टर्न अराउंड स्टोरी है। टर्न अराउंड स्टोरी जैसे आपने बहुत सारे बिजनेसेस में प्ले आउट होती देखी होगी पास्ट में, जैसे फोर्स मोटर जो लॉस से प्रॉफिट में गया और बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया उसने। फिर आप देखोगे बैंक में जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोविड के बाद वो बैंक भी लॉस से प्रॉफिट में गया एंड काफी अच्छा उसने वेल्थ क्रिएट किया। साउथ इंडियन बैंक एक और अच्छा एग्जांपल है। हालांकि वो बैंक पहले भी प्रॉफिट में था, लेकिन उसकी एनपीए बहुत ज्यादा थे, 6-7% का ग्रॉस एनपीए था। लेकिन एनपीए जैसे जैसे कम हुए, प्रॉफिट को बूस्ट मिला और स्टॉक आप देखो 3x 4x हुआ। अभी रिसेंट एग्जांपल अगर हम देखें ब्लैक बक का, जिनका लॉजिस्टिक जिसको हम ट्रैक करते हैं, सो लास्ट ईयर उसकी लिस्टिंग हुई, कंपनी लॉस में थी, इबिटा ब्रेक इवन किया, पैट पॉजिटिव हुआ और आप देखोगे ऑलमोस्ट 3x हो चुका है स्टॉक अपने लास्ट ईयर के लिस्टिंग प्राइस से। तो ये टर्न अराउंड में क्या होता है कि अगर बिजनेस ने वो चीज अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया जो वो प्रॉमिस कर रहा है, और होता किस वजह से है, तो 2-3 रीजन होते हैं। या तो मैनेजमेंट में चेंजेस होता है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, या फिर वो अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करते हैं, या फिर वो अपना मार्केट चेंज करते हैं कि किसी और नई ज्योग्राफी में गए जहां पे अच्छा बिजनेस आने लग गया। सो इन 3-4 रीजन की वजह से होता है। तो जब भी इस तरीके का केस होता है, तो अगर वो चीज सही से एग्जीक्यूट हुई, तो ये सारा आप एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया इससे देखोगे कि वेल्थ काफी अच्छा क्रिएट होता है, मतलब स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न बनाता है काफी कम टाइम के अंदर। लेकिन टर्न अराउंड प्ले कैसे करना है हमेशा, तो एक जो एसबीएफसी फाइनेंस की मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में यूज करती है ना वर्ड हर बार, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, इस वर्ड को बहुत मतलब माइंड में रखते हुए हमको कोई भी टर्न अराउंड प्ले करना है। क्यों ऐसा? क्योंकि टर्न अराउंड का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का पास का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जो भी बिजनेस आप देख रहे हो टर्न अराउंड के अंदर, उसका लास्ट 2 ईयर का, 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो वो ऐसा बिजनेस नहीं होगा जो हाई आरओई पे ऑपरेट कर रहा होगा, या जिसका कैश फ्लो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा होगा, या जिसपे डेट नहीं होगा, या जिसका सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट होगा, प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट होगा। ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होगी उसमें। वो बिजनेस बहुत सफर कर रहा होगा, चैलेंजिंग फेस में होगा, लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से उसमें ऐसे आपको साइन दिखेंगे कि वो अगले 4-5-6 क्वार्टर के अंदर ना काफी अच्छी पोजीशन में आ सकता है, एक हेल्दी पोजीशन में आ सकता है। उसको बोलते हैं हम टर्न अराउंड। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर बिजनेस इस डायरेक्शन में जाएगा और उसको सक्सेसफुली अचीव कर लेगा, बिकॉज बिजनेस है, अच्छे बिजनेस भी कई बार खराब कर देते हैं। तो जो खराब अच्छे की तरफ जा रहा है, कई बार हो सकता है कि बीच में ही वो स्टक हो जाए। तो वहां पे अगर हम बहुत ही ओवर एग्रेसिव होकर प्ले करें ना किसी भी टर्न अराउंड को, कि मैंने देखा अरे मैनेजमेंट ने ये बोला 1-2 क्वार्टर अच्छा हुआ और मैं बिल्कुल घुस गया बड़ा एलोकेशन लेके, तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क है एक्सीडेंट का, कि 1-2 क्वार्टर के बाद जहां पे वो बिजनेस स्टक होगा, तो मार्केट बहुत बहुत बुरी तरीके से पनिश करेगा स्टॉक को, एंड हमको क्लियर नहीं होगा कि अब करना क्या है, ऐड करना है, एग्जिट करना है, या करना क्या है। तो टर्न अराउंड स्टोरी कोई भी प्ले करना है अगर हमको, तो हमेशा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होकर करना है। सो खैर, इसकी बात करते हैं वेरेंडा लर्निंग, इसकी क्या स्टोरी है। तो ये जो कंपनी है वेरेंडा लर्निंग, ये 2020 के आसपास आई थिंक स्टार्ट हुई थी, और 2 फेसेस की स्टोरी है इनका। जो फर्स्ट फेस है, जो स्टार्टिंग वाला फेस है, वो इनका पूरा मर्जर्स और एक्विजिशंस वाला रहा है। मतलब कंपनी ने अपना पूरा मॉडल ही ना एक तरीके से अलग अलग कंपनीज को मर्जर करके, एक्वायर करके, इन्होंने वो अपना पूरा मॉडल क्रिएट किया है। 4 सेगमेंट्स है मेनली इनके। इस कंपनी का मेन फोकस क्या है कि एक जो स्टूडेंट होता है ना, या एक जो बच्चा होता है, वो स्टार्टिंग से लेकर के, जैसे नर्सरी से वो अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है, फिर 12th कंप्लीट करता है, तो उसके बाद वो अपना या तो कॉलेज में जाएगा, कॉमर्स वगैरह लेगा, या फिर वो अपना गवर्नमेंट एग्जाम लेगा, या फिर कोई और सब्जेक्ट लेगा वैसे, और उसके बाद उसका जॉब लगेगी। तो जॉब के रिलेटेड उसको कुछ कोर्सेज चाहिए होंगे, चाहे पाइथन के कोर्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, टैली वगैरह हो गया, मतलब करियर ओरिएंटेड कोर्सेज उसको चाहिए होंगे। तो ये कंपनी ने इस पूरे लाइफ साइकिल के अराउंड ना अपना अपना एक पूरा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है। सेम जैसे हमने मोतीलाल को डिस्कस किया था कि कैपिटल मार्केट में किसी भी कस्टमर को कोई भी चाहिए, मोतीलाल ने अपना हर एक बिजनेस हर एक एंट्री पॉइंट पे रखा है। डीमैट खोलना है, उनका ब्रोकिंग बिजनेस है, म्यूचुअल फंड करना है, एएमसी बिजनेस है, वेल्थ मैनेज कराना है, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है, इंश्योरेंस चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, कंपनी को आईपीओ लेके आना है, तो कैपिटल मार्केट का बिजनेस है। तो सेम इनका ही है कि नर्सरी से लेके 12 तक के लिए इनका पहला सेगमेंट है एकेडमी। वहां पे 0 से लेके 12 तक की, 0 बोल रहा हूं मैं, नर्सरी से लेके 12 तक के जो बच्चे, क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, उनको जो भी कोर्सेज चाहिए, किसी सब्जेक्ट पे हेल्प चाहिए, उसके रिलेटेड कंपनी कोर्सेज वगैरह वहां पे ऑफर करती है। दूसरा सेगमेंट है इनका, इन्होंने कंपनी को एक्वायर किया था, रेस करके वो कंपनी है, तो वो ना गवर्नमेंट रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उसकी प्रिपरेशन कराती थी। जैसे आपका बैंकिंग एग्जाम हो गया, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, एसएससी वगैरह हो गया, इसके रिलेटेड वो कोर्सेज करवाते थे। उस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया। तो दूसरा सेगमेंट है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन करनी है, तो वो हम आपको ऑफर करेंगे।
तीसरा जो इनका सेगमेंट है, और वो सबसे सबसे इनका आप बोल सकते हो बेस्ट एक्विजिशन रहा है इनके लिए अभी तक, इन्होंने पिछले 5-6 साल में जितने भी एक्विजिशन करे हैं। सो थर्ड एक्विजिशन है इनका कॉमर्स डिवीजन का, जहां पे इनके पास में एक ब्रांड है जेके शाह कॉमर्स क्लासेस। अब ये जो जेके शाह कॉमर्स क्लासेस है, ये ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में नंबर 1 है ये कॉमर्स डिवीजन के अंदर, बहुत बड़ा ब्रांड है। इसकी मतलब ब्रांड वैल्यू काफी स्ट्रांग है। अब ब्रांड वैल्यू जब स्ट्रांग होती है ना, तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है कि मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो आप मार्केटिंग में जब ज्यादा खर्चा करोगे नहीं, तो आपके मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। तो इस पूरे कंपनी के, ये जो वेरांडा लर्निंग है, इस पूरे कंपनी का जो जितना रेवेन्यू है ना, उसका 50% इसी से आता है, जेके शाह कॉमर्स, ये जो कॉमर्स वाला डिवीजन है उससे। और मार्जिन भी इसके सबसे ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इसकी सबसे ज्यादा है। तो ये इनके लिए लास्ट 4-5 ईयर्स में सबसे बेस्ट एक्विजिशन रहा है। तो ये इनका थर्ड सेगमेंट हो गया, जहां पे कंपनी सीए के कोर्सेस होते हैं, सीएस के कोर्सेस होते हैं, कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी कोर्सेस होते हैं वो ऑफर करती है। फोर्थ और लास्ट इनका सेगमेंट है वोकेशनल ट्रेनिंग का, वही जो हमने डिस्कस किया कि किसी को और अलग कोर्सेज करने हैं, करियर ओरिएंटेड कोर्सेज करने हैं, जॉब के लिए कुछ एडिशनल स्किल सीखना है, वो सारे कोर्सेज कंपनी वहां पे प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करती है, वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग वाला। तो ये इनके 4 सेगमेंट है। अब इनका पीपीटी गो थ्रू करते हैं और थोड़ा सा और मॉडल समझते हैं कंपनी का। ये इनका जर्नी है, जैसे हमने डिस्कस किया। इनिशियल फेज में कंपनी ने एक्विजिशंस, मर्जर्स, इन्हीं पे फोकस किया, पूरा फोकस इसी पे था। अब ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है ना, वेरांडा 2.0, ये एक्चुअली इस पूरे गेम को काफी इंटरेस्टिंग बना रही है। मार्केट का भी इंटरेस्ट इसलिए बन रहा है, हम भी इसीलिए इस बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं। सो कंपनी क्या कह रही है, ये जो वेरांडा 2.0 है, इसके अंदर पहले तो आप देखो हमारे इतने सारे ब्रांड्स हैं, मतलब एक कंपनी के अंदर हमारा वो K-12 में अलग ब्रांड है, कॉमर्स वाले में अलग ब्रांड है, ये गवर्नमेंट एग्जाम वाले में अलग ब्रांड है, और वोकेशनल ट्रेनिंग में इतने अलग अलग ब्रांड्स है। तो हमारी ना वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? जैसे हमने मोतीलाल की वीडियो में डिस्कस किया था कि मतलब एक ही कंपनी के अंदर जब इतने सारे अलग अलग बिजनेसेस होते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट उसके स्टॉक को मतलब अच्छा पी नहीं देता, सही पी मिलता नहीं है उसके स्टॉक को, कम पी पे उसका स्टॉक ट्रेड करता है जनरली। तो वही इनके साथ में भी हो रहा है। तो इसलिए मैनेजमेंट ने अपना 2.0 स्ट्रेटेजी बनाया है। सो मैनेजमेंट कह रहा है इसके अंदर पहला तो हमारा टारगेट है कि क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको बढ़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी कह रही है कि जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं उसमें हमको एक्सपैंड करना है। क्यों एक्सपैंड करना है? बिकॉज मेट्रो में, टीयर 1 सिटीज में कंपटीशन ज्यादा है। जैसे आप देख लो वो जो फिजिक्स वाला है और जो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड है, प्लस लोकल लेवल पे भी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो टीयर 1 और मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा है। लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अभी इतने ज्यादा नहीं है। वहां से बच्चे आते हैं आपके मेट्रो सिटीज में पढ़ने के लिए, टीयर 1 सिटीज में पढ़ने के लिए। तो उनको केटर करने के लिए हम वहां पे एक्सपैंड करना चाहते हैं, जहां पे हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले। प्लस हम क्या कर रहे हैं कि मतलब सिर्फ हमारे पास ये फिजिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास में ऑनलाइन प्रोग्राम भी है, क्योंकि कंपनी का हाइब्रिड मॉडल है। तो वो हमको एनेबल करेगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक रीच आउट करने के लिए। दूसरा इनका स्ट्रेटेजी है एसेट लाइट मॉडल, इसके थ्रू एक्सपैंड करना है। अब एसेट लाइट मॉडल क्या हुआ, कंपनी कह रही है कि हम खुद के वो इंस्टीट्यूट ओपन नहीं करेंगे, फ्रेंचाइजी ओन करेंगे, फोको मॉडल, मतलब फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी और एट द सेम टाइम हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि रन खुद करेंगे हम, हमारी खुद की टीम उसको रन करेगी, तो हम अच्छे से उसको स्केल अप कर पाएंगे। थर्ड इनकी स्ट्रेटेजी है कि अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के साथ में कोलैबोरेट करके हमारे जो कोर्सेज हैं, ऑफरिंग्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुंचाएंगे। तो ये इनका ये पहला स्ट्रेटेजी है। फिर इनका जो दूसरा पॉइंट है बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग का। अब यही सारा गेम इंटरेस्टिंग बना रहा है इनका। बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने अभी QIP रेज किया था, आई थिंक Q1 में 350 करोड़ के आसपास का। इसमें से इन्होंने 300 करोड़ या 310 करोड़ का जो डेट था ना, वो रीपे कर दिया है। FY25 की अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो 500 करोड़ से ज्यादा का डेट था वेरांडा लर्निंग की बैलेंस शीट के ऊपर। अब जो उनका रिजल्ट आया Q2 ऑफ FY26 का, इसमें इनका जो टोटल डेट है वो आई थिंक लेस देन 250 करोड़ हो गया है। यानी 50% से ज्यादा डेट रिडक्शन किया है इस कंपनी ने। क्यों किया इतना ज्यादा एग्रेसिव डेट रिडक्शन? बिकॉज कंपनी का कहना है कि जो जेके शाह कॉमर्स क्लासेस है ना, ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हाई ग्रोइंग बिजनेस है, बट स्टिल इसको इसका ट्रू वैल्यू नहीं मिल रहा मार्केट से। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज ये हमारे साथ है इस बिजनेस में, एक ही ग्रुप के अंदर मिला हुआ है, तो सही वैल्यूएशन नहीं मिल रहा। तो इसको हम यहां से डीमर्ज करके इसकी अलग से लिस्टिंग करवाएंगे, एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगा ये। और जब भी ऐसा होता है तो आपकी वैल्यू अनलॉकिंग होती है, शेयर होल्डर्स को इसका बहुत फायदा होता है। तो मैनेजमेंट इसीलिए जब इसको लिस्ट कराएगी तो कंपनी कह रही है कि इसमें हम मतलब बिल्कुल डेट फ्री बैलेंस शीट रखना चाहते हैं इसका, क्योंकि जब डेट फ्री कोई कंपनी होती है तो मार्केट उसको ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन देता है। तो मेन पर्पस इनका ये है, इसीलिए इन्होंने ये QIP रेज किया और अपना जो डेट था वो 50% से ज्यादा कम कर दिया। और कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी कह रही है इसका जो शेयर अलॉटमेंट है ना, वो 1:1 होगा। यानी अगर आपके पास वेरांडा लर्निंग के 100 शेयर्स हैं तो आपको 100 शेयर्स अलॉट होंगे ये इस कंपनी के, जेके शाह कॉमर्स क्लासेस के। फिर पॉइंट आता है इसको क्यों, जैसे हमने डिस्कस किया ना, ये हाई ग्रोइंग बिजनेस है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में ये जो बिजनेस है वो 5 से 7 टाइम ग्रो कर सकता है।
इबिडा, प्रॉफिट सब में बहुत अच्छी ग्रोथ रह सकती है इस बिजनेस की। इसीलिए इसको अलग से लिस्ट कराना बहुत जरूरी है ताकि ओवरऑल शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक हो, और इसीलिए मार्केट का हमारा आपका इस पे इतना इंटरेस्ट बन रहा है। देन अगला काम कंपनी ने क्या किया है, इनका वो जो वोकेशनल वाला डिवीजन था उसको इन्होंने डाइवेस्ट कर दिया, उसको इन्होंने सेल कर दिया। ये SNVA करके एक कंपनी है, उसको इन्होंने सेल किया है। एंड मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ये इसको इन्होंने सेल करके ना 50% स्टेक इसमें ले लिया, तो एक जॉइंट वेंचर बन गया अलग से 50-50 का। कंपनी कह रही है इससे हमको एक्सेस मिलेगा 60+ कंट्रीज में, बिकॉज ये जो कंपनी है SNVA इनकी उन कंट्रीज में प्रेजेंस है, तो कंपनी अपने ये वोकेशनल प्रोग्राम, प्रोफेशनल कोर्सेज को उन कंट्रीज में सेल कर सकती है। और फिर इन्होंने एक गाइडेंस भी दिया है कि इस साल ये 250 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इस जॉइंट वेंचर से, और 60 करोड़ का EBITDA एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इस जॉइंट वेंचर से। तो ये कंपनी ने 2 स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए हैं। देन जैसे हमने डिस्कस किया कि ये कॉमर्स वाले डिवीजन को क्यों अलग से लिस्ट कराना जरूरी है, बिकॉज आप देखो आज इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 50% से भी ज्यादा है पूरे ग्रुप में, और पैट आप देखो ये 100 करोड़ का पैट बना रहा है, बाकी कंपनीज अभी लॉस में है, एक्सपेक्टेड है इस साल के एंड तक वो प्रॉफिट में आएगी। तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, ग्रोथ सब बहुत बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए इसको अलग से लिस्ट कराने का कंपनी प्लान कर रही है। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो कंपनी के पास में खुद के 2 बिजनेसेस बचेंगे, एक तो वो एकेडमिक वाला और दूसरा इनका वो जो गवर्नमेंट टेस्ट प्रिपरेशन है वो वाला। तो उसको कंपनी फोको मॉडल के थ्रू एक्सपैंड करने को देख रही है, यानी फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, अगेन एसेट लाइट मॉडल का अप्रोच रहेगा, और उसमें भी कंपनी आई थिंक 25 से 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है अगले 3 से 4 साल के अंदर। तो ये पूरी इनकी स्ट्रेटेजी है। अब एक बार इनके फटाफट से नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर्स कैसे रिपोर्ट करे इन्होंने। सो रेवेन्यू अगर आप देखोगे Q2 में तो YOY 20% की ग्रोथ है टॉप लाइन के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मोर और लेस सेम है 61-62% के आसपास। इबिडा कंपनी का 63% से ग्रो हुआ है YOY में अगर हम कंपेयर करें। अब पैट में आपको एक ये दिखेगा 96-97 करोड़ का पैट, लेकिन इसमें एक वन टाइम गेन है इनको, वो जो इन्होंने बिजनेस डाइवेस्ट किया है ना उसका एक वन टाइम गेन आया है, तो उसको अगर आप नेट ऑफ करके देखोगे तो कंपनी का पैट जो है वो 23 करोड़ का होता है। मतलब कि अगर वो वन टाइम गेन में एक्सक्लूड भी कर दूं, स्टिल बॉटम लाइन में काफी अच्छी ग्रोथ है, 23 करोड़ का पैट है। लास्ट ईयर कंपनी का जो पैट था Q1 में आई थिंक लॉस में थी, Q2 में लास्ट में, Q1 में कंपनी का 6 करोड़ का पैट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखोगे तो 3 से 4 टाइम का ग्रोथ हो गया पैट के अंदर। और इससे भी अच्छी चीज क्या है कि ये 3rd कंसेक्यूटिव क्वार्टर है वेरांडा लर्निंग का जहां पे इनका पैट जो है वो पॉजिटिव है, प्लस मार्जिन कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। इबिटा मार्जिन आई थिंक इनके Q4 ऑफ FY25 में 17% थे, अभी हम Q2 में हैं और 36% के इबिटा मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट करे हैं, यानी रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, इबिटा मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, बॉटम लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रही है। टर्न अराउंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वार्टरली नंबर्स में ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि वो रुक गया तो टर्न अराउंड का पिछले साल का तो बेस वैसे ही नेगेटिव है ना, तो क्वार्टरली अगर ट्रेंड अच्छा रहेगा तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स आपके लिए और अच्छे हो सकते हैं। सो ये इनका ओवरऑल अभी तक का केस बनता है। अब मैनेजमेंट का एक बार डिस्कशन करते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हूं तो ये जेके शाह कॉमर्स क्लासेस कब आपका मतलब डीमर्जर होकर कब अलग से लिस्ट होगा, क्योंकि उसी पे पूरा खेल जमा हुआ है, बिकॉज वहीं से मेरी सही वो जो हम बोलते हैं वैल्यू अनलॉकिंग होगी, वहीं से रीरेटिंग का पोटेंशियल बनेगा। तो उससे पहले 1-2 चीजें और है। एक तो अगर आप इनका कैश कलेक्शन देखोगे इस बिजनेस में, कैश कलेक्शन क्या होता है, सो इनका ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी बिजनेसेस से। अब इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है, तो आप अज्यूम करो कि कोई स्टूडेंट आता है मेरे पास और उसने पूरे 1 साल का मेरा एक कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में, लाइव क्लासेस लेगा वो, ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में लाइव क्लासेस लेगा, और 1 साल का पूरा कोर्स उसने ज्वाइन कर लिया, 1 लाख मुझे अपफ्रंट पे कर दिया। अब ये जो 1 लाख रुपए आया है ना मुझे, ये मैं अभी के अभी रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, बिकॉज मुझे तो उसको पूरे साल सर्विस देनी है ना, पैसा मुझे एडवांस में आ गया पर सर्विस तो मुझे अभी देनी है उसको पूरे साल। सो मैं क्या करूंगा, हर क्वार्टरली बेसिस पे ना उसको डिवाइड कर दूंगा। जैसे इस क्वार्टर में मैंने उसको पूरा वो कोर्स करवाया इस क्वार्टर तक, तो मैंने उसका 25,000 जो है वो रेवेन्यू में काउंट कर लिया। आया मेरे पास कैश 1 लाख, लेकिन मैंने रेवेन्यू में काउंट किया 25,000, क्योंकि मुझे 3 क्वार्टर्स और उसको अभी वो कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इस तरीके से काम करता है। तो मतलब बाकी का जो 75,000 है ना, वो एक अकाउंटिंग टर्म होता है डिफर्ड रेवेन्यू, उसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से रहता है। अब इस क्वार्टर में मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारा जो कैश कलेक्शन है वो 173 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में 137 करोड़ था। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर ग्रो किया है। ये इसीलिए किया है बिकॉज इस क्वार्टर में ज्यादा बच्चे जो आपके पास में आए हैं ना, वो मतलब वो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन वाले के अंदर आए हैं। मतलब क्या होता है कि एक तो हो गया कि अगर वो ऑफलाइन में आ रहा है या फिर वो मेरा लाइव ऑनलाइन क्लासेस में आ रहा है, तब तो मैं मतलब फेज वाइज अपना रेवेन्यू काउंट करूंगा। लेकिन दूसरा मेथड होता है कि मान लो जैसे कोर्स वगैरह आप परचेज करते हो, अगर तो मैंने अगर आपको कोई कोर्स बना करके सेल कर दिया, रिकॉर्डेड कोर्स है और मैंने आपको सेल कर दिया, आपने मुझे अपफ्रंट पैसा दे दिया,
अब उस इस वाले ट्रांजेक्शन को ना मैं पूरा का पूरा अभी रेवेन्यू में काउंट कर सकता हूं। क्यों? बिकॉज मैंने आपको कोई सर्विस नहीं देनी, मैंने आपको पूरा प्रोडक्ट जो है वो अभी सेल कर दिया। अब चाहे आप उसको 3 महीने में देखो, 6 महीने में देखो, 1 साल में देखो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट आपको सेल कर दिया, तो मेरे ऊपर कोई और लाइबिलिटी नहीं है। तो यहां पे मैं रेवेन्यू पूरा अपना रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। सो मैनेजमेंट वही कह रही है कि कैश कलेक्शन हमारा इस क्वार्टर में इसीलिए इतना ज्यादा आया है बिकॉज हमारे जो ज्यादा प्रोडक्ट सेल हुए हैं इस क्वार्टर के अंदर वो रिकॉर्डेड सेशन वाले हुए हैं। तो ये एक थोड़ा सा रेवेन्यू का इनका रहता है जो थोड़ा समझना जरूरी था। नाउ नेक्स्ट आते हैं इनके गाइडेंस के ऊपर। तो पहले तो इनका कंसोलिडेटेड लेवल पे गाइडेंस है FY26 को लेकर के। मैनेजमेंट कह रहा है फुल ईयर में 660 करोड़ के आसपास का हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, 660 करोड़। पिछले साल इनका रेवेन्यू था 470 करोड़, तो वाई लेवल पे कितनी ग्रोथ होगी? लगभग 40% की, तो 40% की टॉप लाइन की ग्रोथ मैनेजमेंट प्लान कर रही है। इबिड्डा इनका कहना है इस साल हम 170 से 180 करोड़ के बीच में करेंगे। लास्ट ईयर कितना था? 37 करोड़, तो वाई कितना ग्रोथ हो गया? लगभग 5x ग्रोथ हो गया आपके इबिड्डा के अंदर। पैट कंपनी का लास्ट ईयर लॉस में था 250 करोड़ का, इस बार कंपनी प्लान कर रही है 70 से 80 करोड़ का पैट, तो मतलब लॉस से प्रॉफिट में आ गए, वही हो गया टर्न अराउंड स्टोरी। तो ये इनका गाइडेंस है। अब यहां पे अगर आप देखो कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी कैसे लगती है, सो जो H1 इनका गया है अभी फर्स्ट हाफ जो कंप्लीट हुआ है, इसमें कंपनी ने लगभग 240 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर दिया है। और मैनेजमेंट ने इसी कॉन कॉल में बताया है कि H2 में हम Q3 और Q4 दोनों में 200 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करेंगे। 200 Q3 में, 200 के आसपास Q4 में, तो मतलब 400 करोड़ आएगा आपका H2 के अंदर। और ऑलरेडी आपने 250 करोड़ के आसपास कर दिया H1 के अंदर, तो मतलब बिल्कुल उस ट्रैक पे बिल्कुल कंपनी लग रही है कि वो 650-660 करोड़ के गाइडेंस को अचीव कर सकती है। इबिट्टा अगर हम देखें सो कंपनी का इस क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का अगर आप ऐड करोगे तो लगभग 78-80 करोड़ के आसपास का इबिट्टा हो जाता है। पूरे साल का गाइडेंस कितना है? 170-180 करोड़। और हमने अभी डिस्कस किया कि हर एक क्वार्टर में इनके मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं, इबिट्टा का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब रेवेन्यू बढ़ेगा और इबिट्टा मार्जिन अगर इसके आसपास भी रहे तो भी आपका इबिट्टा का गाइडेंस भी अचीव हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला आपका आता है पैट का गाइडेंस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इन्होंने पैट का गाइडेंस दिया है ना 70 से 80 करोड़, इसमें ये वन टाइम गेन इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, उसको एक्सक्लूड करके रखा है। सो अगर आप उसको हटा करके भी देखो तो अभी H1 में कंपनी का जो पैट है वो 30 करोड़ हो गया है। Q2 में कितना पैट आया इनका? 23-24 करोड़। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि आने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी का पैट का नंबर ग्रो नहीं करता है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे पैट का नंबर सेम रहता है, 23 करोड़ का पैट कंपनी करती है Q3 Q4 में, स्टिल कंपनी का जो गाइडेंस है पैट का वो आराम से अचीव कर सकते हैं 70 से 80 करोड़ का। तो मतलब जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो इनका गाइडेंस है या जो इनका आउटलुक है वो होने की प्रोबेबिलिटी आज के बेसिस पे अगर हम देखें तो काफी ज्यादा लगती है, और यही हमको चाहिए। फिर जब हम Q3 में इसको डिस्कस करेंगे ये प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए या इससे भी और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट उसी के बेसिस पे रिवॉर्ड करेगा। मार्केट देखता है कि बिजनेस का डायरेक्शन उस तरफ जा रहा है जो उन्होंने नंबर गाइड किया है, जो आउटलुक उन्होंने इन्वेस्टर्स को दिया या नहीं दिया है। अगर उसका उल्टा होगा तो हम देखेंगे स्टॉक की डी रेटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमने डिस्कस किया कि कॉशियसली इसको प्ले करना है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होकर प्ले करना है। तो ये इनका ओवरऑल गाइडेंस वाला पार्ट है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि वो जो जेके शाह कॉमर्स क्लासेस है वो कब तक आपका अलग से लिस्ट होगा। तो कंपनी का कहना है कि हमने उसकी फाइलिंग कर दी है, एक्सचेंज की तरफ से क्वेरी आया था, हमने उसको रिप्लाई कर दिया है। अब 3 मंथ्स का टाइम लगेगा एनओसी मिलने में, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो बोलते हैं। तो दिसंबर तक इनको वो मिलेगा। उसके बाद कंपनी एनसीएलटी में फाइल करेगी इसके डीमर्जर का और लिस्टिंग का। तो मैनेजमेंट का कहना है कि 3 महीने का टाइम फिर एनसीएलटी में लगेगा। सो एक्सपेक्टेड है कि जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये जो आपका अलग वाला बिजनेस है जेके शाह कॉमर्स क्लासेस, ये डीमर्ज होकर के अलग से लिस्ट हो जाएगा और उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी मैं ये मान के चलूं कि अगले 2 से 3 दो तो नहीं, अगले 3 क्वार्टर तक मिनिमम मुझे वेट करना पड़ेगा इस कंपनी को अलग से लिस्ट होते हुए देखने के लिए। तो ये अगर हो गया, ये बिल्कुल टाइम पे हुआ और फर्दर इसमें डिले नहीं हुआ, तो मतलब यहां पे एक अच्छा री रेटिंग हम देख सकते हैं। अगर बाकी सारी चीजें हुई, गाइडेंस वगैरह अगर उन्होंने अचीव कर लिया, जो कि अभी तक बिल्कुल ट्रैक पे लग रहा है। फिर कंपनी का कहना है ये जो जेके शाह कॉमर्स क्लासेस है ना, इस साल 140 करोड़ का इबिट्टा तो इसी से आएगा। पूरी कंपनी का इबिट्टा कितना आएगा? 180 करोड़, जिसमें से 140 करोड़ अकेला ये करेगा। तो मतलब बाकी कंपनी कितना करेगी? सिर्फ 30-40 करोड़। और मैनेजमेंट बोल रहा है अगले साल जो ग्रुप कंपनी है, मतलब जो बाकी कंपनी रह जाएगी वो एकेडमी वाली और वो जो गवर्नमेंट एग्जाम वाली, वो लगभग 50 से 60 करोड़ का इबिट्टा करेगी। तो कैसे करेगी? मैनेजमेंट बोल रहा है उसमें जो एकेडमी वाला बिजनेस है हमारा, उसमें स्टूडेंट का एनरोलमेंट हम 7 से 8% से ग्रो करते हुए देख रहे हैं, और दूसरा उनकी फीस हम एनुअली बढ़ाएंगे 7 से 8%, तो 15% तो यहां से ग्रोथ आ जाएगी। इसके अलावा मतलब और जो स्कूलों में हमको अपना प्रोग्राम बढ़ाना है, कॉलेजेस के साथ में टाई अप वगैरह करना है, वो और फर्दर ग्रोथ लेके आएगा। तो 25 से 30 करोड़ का इबिट्टा कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है उन दोनों बिजनेस से, गवर्नमेंट एग्जाम से भी और वो जो एकेडमी वाला है उससे भी। तो वहां से आपका 50 से 60 करोड़ का इबिट्टा हो जाता है।
डेट कंपनी का कहना है सेम, ये जेके शाह कॉमर्स क्लासेस तो मतलब डेट फ्री लिस्ट होगा, तो इससे इनको एक तो वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा, दूसरा अगर इनको कल को ग्रो करना होगा ना तो इनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी, मतलब ये डेट के लिए भी जा सकते हैं, हालांकि इनका खुद का कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है तो वो इसको उसके थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं। प्लस इनकी जितनी भी एजुकेशनल सेंटर्स हैं तो कंपनी आई थिंक 100 से ज्यादा भी नए कोर्सेज प्लान कर रही है ऐड करने का कॉमर्स वाले बिजनेस के अंदर। तो कंपनी कह रही है कि वो 100 से ज्यादा जो कोर्सेज हैं वो एट वन गो हम उन सारे एजुकेशन सेंटर्स के अंदर लाइव कर सकते हैं, तो वहां से हमको और ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। प्लस जो आपके फॉरेन कोर्सेज होते हैं ना, सीएफए वगैरह जो फाइनेंस के जो बहुत हाई कोर्सेज माने जाते हैं, सो वो भी कंपनी प्लान कर रही है इस कॉमर्स वाले बिजनेस के अंदर ऐड करने का। इनका बेसिकली विजन है कि इंडिया जैसे आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारी इकोनॉमी, प्लस जीसीसी जो है वो भी अपने जो सेंटर्स हैं फाइनेंशियल सेंटर्स वो यहां पे ओपन करते जा रहे हैं। तो फाइनेंस डोमेन के अंदर इनका मानना है कि मिलियन से ज्यादा जॉब्स आएगी अगले 3 से 4 साल के अंदर। तो मतलब जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स है जिनकी ब्रांड अच्छी है, अगर उन्होंने और ये जो थोड़े बहुत आपके जो प्रोडक्ट्स और कोर्सेज हैं बड़े बड़े उनको ऐड कर लिया तो उनका ग्रोथ बहुत अच्छा रह सकता है। तो इसीलिए ये कॉमर्स वाले बिजनेस को अलग से लिस्ट कराने को देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल है। बाकी अगर हम आरओई पे इन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। सो कंपनी कह रही है कि पिछले 3-4 साल में आरओई इसीलिए नेगेटिव था बिकॉज हमने बहुत सारे एक्विजिशंस करे और बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे किया, लेकिन अब ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है। मैनेजमेंट की आप जितनी भी कमेंट्री सुनोगे ना पिछले 2-3 क्वार्टर की, उनका क्लियर फोकस है कि अगले 3-4 साल तक या इनफैक्ट 5 साल तक हमारा कोई भी बिजनेस कोई भी डेट नहीं लेगा, डेट फ्री तरीके से हम ग्रो करने को देख रहे हैं, मतलब कोई लेवरेज नहीं लेंगे हम। और आरओई जो है वो इनका प्लान है कि अगले कुछ सालों में पहले 23 से 24% तक 23-24% तक लेके जाएंगे, एंड देन 5 इयर्स के अंदर 30% तक की आरओई का टारगेट कर रही है मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ इसका कि सिर्फ ग्रोथ नहीं है कि ऐसे ग्रोथ आ जाएगा, क्वालिटी ग्रोथ आएगी। बिकॉज सिर्फ अगर आप ग्रोथ का गाइडेंस देते हो ना तो थोड़ा सा वो लगता है कि कई बार आपका ग्रोथ मिस हो सकता है, अनसस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके साथ में आरओई का गाइडेंस दे देते हो तो बिजनेस का सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है, मार्जिन भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, आरओई भी बढ़ रहा है, मतलब वो तो प्योर प्ले मल्टी बैगर आपका बन जाता है। लेकिन सारा पॉइंट क्या है कि अभी गाइडेंस है, एग्जीक्यूशन अभी हमको देखना है। अभी सिर्फ 1 से 2 क्वार्टर का एग्जीक्यूशन हमने देखा है, तो अभी बहुत लंबी जर्नी है, लगभग 1 से 1 साल का पूरा गेम आपका बनता है। अगर ये कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते रहे तो एक अच्छा री रेटिंग इसमें हम देख सकते हैं। बाकी तो यही है ओवरऑल, मतलब गेम इनका मेन वही है कि कब वो डीलिस्ट होगा और इनका गाइडेंस जो अगले 2-3 क्वार्टर का है वो अचीव होता रहे तो एक अच्छा रेटिंग हम इसमें देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनका पीई देखोगे ना, जो इन्होंने 70-80 करोड़ का पैट का गाइडेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग 31 का पीई बनता है। ईवी टू इबिट्टा अगर आप इनका देखोगे तो आई मीन अभी तो है 2021 के आसपास, लेकिन इबिट्टा कंपनी 180 करोड़ का करेगी तो आपका फॉरवर्ड ईवी टू इबिट्टा जो है वो अराउंड 14-15 के आसपास बन जाता है, मतलब इंडस्ट्री एवरेज से भी बहुत कम और हाई ग्रोइंग बिजनेस है। प्लस एक और चीज ये कर रहे हैं, अभी जो इनका डेट है ना वो बहुत हाई कॉस्ट पे, आई थिंक 15-16% का इंटरेस्ट कॉस्ट ये कंपनी पे करती है। तो इन्होंने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से बात करी है जो इनके मतलब रीफाइनेंस कर देगी इनके डेट को, तो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, 8-9% पे इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्ट एडवांटेज Q3 में नहीं आएगा, Q4 ऑनवर्ड्स आएगा। तो उसका मतलब पैट के अंदर हमको और अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है कि ये Q4 FY26 के अंदर भी और फिर FY27 के अंदर भी। तो ये ओवरऑल पूरा आउटलुक बनता है वेरेंटा लर्निंग का। रिस्क की बात करें, सबसे बड़ा रिस्क यही है नियर टर्म में, बिकॉज देखो हम टर्न अराउंड प्ले क्यों कर रहे हैं जेके शाह कॉमर्स क्लासेस के लिए। ये इसका अगर लिस्टिंग डिले होता है, इसका डीमर्जर अगर डिले होता है तो मार्केट स्टॉक को नियर टर्म में रिवॉर्ड नहीं करेगा, बिकॉज सबसे बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग ही वही है अभी, मतलब इतना जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बनी उसी वजह से रहा है। तो अगर उसका कुछ भी कंप्लायंस का इशू होता है या कुछ भी ऐसा इशू होता है, अगर उसकी लिस्टिंग डिले हुई तो वही नियर टर्म में सबसे बड़ा रिस्क है इनके री रेटिंग का। एंड उसके साथ में ऑफकोर्स आप जो नंबर्स गाइड कर रहे हो वो तो आपको अचीव करना ही पड़ेगा। तो वो तो मोस्ट लाइकली लग रहा है कि कंपनी कर लेगी, लेकिन बस वो डी लिस्टिंग टाइम पे हो जाए, सॉरी डी मर्जर टाइम पे हो जाए और लिस्टिंग टाइम पे हो जाए तो मतलब एक अच्छा री रेटिंग बन सकता है। इसके अलावा अगर आप मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो देखो इस तरीके के बिजनेस मॉडल में और बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का रिस्क होता है, रेगुलेटरी चेंजेस हो गया कुछ एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। लेकिन मुझे पर्सनली उससे भी ज्यादा बड़ा रिस्क लगता है इनके वो अकेडमी वाले बिजनेस को लेकर के। अब ये बोल तो रहे हैं कि उसको हम 25 से 30% पे ग्रो करेंगे, बट आई मीन आप ऑफलाइन मार्केट में देखोगे ना तो बहुत कंपटीशन है वहां पे, प्राइसिंग का तो बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से वॉर चला हुआ है। अब बड़े बड़े ब्रांड्स देखो जो पैन इंडिया लेवल पे कितना नाच रहे थे 2-3 साल पहले, कुछ कंपनी बंद भी हो गई है, कुछ बैंकरप्ट हो गई है, तो वो वाला डिवीजन काफी डिफिकल्ट है। जेके शाह कॉमर्स क्लासेस इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज
ब्रांड अच्छा बन चुका है उनका पिछले इतने सालों में, अभी भी अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन भी अच्छे हैं, और वो प्रोमोटर उसको इंडिपेंडेंटली रन करेंगे, मतलब वो जो कंपनी को जो स्टार्टिंग से रन कर रहे हैं वो उसको अलग से रन करेंगे, तो उनकी ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी आ पाएगी वहां पे, तो इसलिए इंटरेस्ट बन रहा है। बट एनी हाउ, मेन रीरेटिंग का प्ले जो है ये अगले 3 से 4 क्वार्टर का है, तो उसमें हमको आइडिया लग जाएगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। वही मेन हमको याद रखना है कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होकर इसको प्ले करना है, सो ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। जनरली इस तरीके के बैट में वही मेरा व्यू रहता है कि थोड़ा थोड़ा अप्रोच, मतलब थोड़ा थोड़ा एलोकेशन लेके प्ले किया जाए, रादर देन कि वन गो में हम इसको बहुत एग्रेसिवली प्ले करें। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।